फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि काफ़ी दिन हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ ऐसे ही बीच में रुकी हुई है। हम लोगों ने काफ़ी दिन से शूट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वीडियोस का, पर आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करने जा रही हूँ। हम लोगों ने आर्टिकल 14 तक ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। जो लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज़ जल्दी से एक सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए, तो उन लोगों के लिए कुछ खबरी की बात है। प्लीज़ आज ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, आर्टिकल 15 हमें प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिशन लगाया गया है किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। किन ग्राउंड पे? रिलीजन की बेस पे, रेस की बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पे, या फिर इनमें से किसी की बेस पे। यानी कि कोई भी जो है हमारे ऊपर प्रोहिबिटेड हमें नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, यानी किसी के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। किस बेस पे? इन 5 बेस पे। रिलीजन यानी कि धर्म के बेस पे, मूलवंश के बेस पे, ठीक है, कास्ट के बेस पे, जेंडर बेस पे यानी सेक्स बेस पे कि ये फीमेल है या फिर ये मेल है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पे, या फिर इनमें से किसी की भी बेस पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। ठीक है, तो अब ये बात यहाँ पर लिख दी मैंने कि दिस राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। तो ये जो राइट है आर्टिकल 15 वाला, ये किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए गाइज, इस प्रोहिबिशन को, जो प्रोहिबिशन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है? जितने भी सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटल्स हैं, कोई स्नान घर है, स्नान घाट हैं, कहीं पर भी, यानी कि हम सबको, यानी चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मूलवंश का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी सेक्स का हो, हर किसी पर्सन को जो है कहीं पर भी आने जाने का पूरा अधिकार है। किसी भी होटल में वो खा सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। यानी कि पूरा जो आर्टिकल 15 हमें बताता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि वो उसको इजाज़त है, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान हमें बताता है, प्रोहिबिट करता है कि नहीं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है इनमें से किसी की भी बेस पे। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद आ जाते हैं। अपवाद क्या हैं? अपवाद है आर्टिकल 15(3). ठीक है, आर्टिकल 15(1) और 2 में यही बात बता दी कि कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(3) जो है इसका अपवाद है। तो अपवाद क्यों है? देखो क्या कहता है सिंपली, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को औरतों और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन दी जा रही है किसको? विमेन को और बच्चों को। ठीक है, स्त्रियों और बालकों के लिए जो है क्या किया जा रहा है? एक तरह से सेविंग क्लॉज ये बनाया गया है, यानी कि उनके लिए अगर राज्य चाहे कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाना तो बना सकता है। अभी इसीलिए ये एक्सेप्शन है क्योंकि ऊपर क्या कहा है कि सेक्स के बेस पे मेल है या फीमेल है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बालकों और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है? ये एक्सेप्शन लागू होगा। सीधा 15(3) में दे दिया गया है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या किया जा सकता है? कोई भी स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) हमारा क्या कहता है दोस्तों? ये भी एक्सेप्शन है। कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, यानी इस आर्टिकल की कोई बात या फिर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की कोई बात, शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, एंड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि यहाँ पर दिया था प्रोटेक्शन किसको? बच्चों को और औरतों को, स्त्रियों को और बालकों को मिला। यहाँ पर किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है? किसके लिए बनाया जा सकता है? कोई भी इनके कल्याण के लिए, एडवांसमेंट के लिए। किसके लिए? जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं,
बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है, नागरिकों की यहाँ पर बात हो रही है, और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि SC ST के लिए और जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं, कौन से बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है, राज्य को इस बात के लिए रोका नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए ये भी यहाँ पर क्या आया, अपवादों में आया, है ना। तो 15 में हमें कह तो दिया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आर्टिकल 15 बता देता है कि इन बेसिस पे हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन साथ साथ एक्सेप्शन भी लागू किए गए हैं, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों का स्तर नीचा है, जो लोग किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पर हमें बताया है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है कोई, तो उसके बारे में क्या किया है, एक तरह से उनको उनके कल्याण के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए क्या किया है, एक ये प्रोविज़न भी दे दिया है कि इस तरह से उनके लिए बनाया जा सकता है। तो हम लोग जो आरक्षण की बात करते हैं वो सब क्या है, वो सब एक्सेप्शन में ही आ जाता है, क्योंकि 15 में तो क्या ही दिया, हमें सीधी सीधी बात बता दी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन लागू होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो गाइज आगे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, जिसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15(5) को, यानी कि आर्टिकल 15(5) जो है वो इंसर्ट किया गया, विच अथोराइजेस, क्या अथोराइज करता है, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, यानी कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में आर्टिकल 15(5) को जो है वो इंसर्ट किया गया, और वो क्या अथोराइज करता है, विच अथोराइज द स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन। आगे देखो किस बारे में बात कर रहा है, क्या अथोराइज करता है कि राज्य जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है एडवांसमेंट के लिए, किन के एडवांसमेंट के लिए, कोई भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो होगी सिटीजन्स की, या फिर कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे बात किस चीज़ की जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। सो फार एज वो क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं इन लोगों के लिए एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर इंक्लूड क्या हो रहा है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर आते हैं, चाहे वो एडेड हो चाहे वो नॉन एडेड हो। ठीक है, ठीक है, चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त हो या ना हो, अदर देन, बात किसकी हो रही है, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30, यानी कि अदर देन बोल दिया है, यानी कि 30(1) में जो दे रखे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के लिए, अदर देन दैट। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये 15 जो है हमें प्रोविजंस देता है किस चीज़ के लिए, कि हमने 5 चीज़ें बताई कि उनके बेस पे किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रोहिबिशन किया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भारत के नागरिकों से। फिर एक्सेप्शन लग गए कि 15(4), 15(5) और 15(3) में हमारे ये जो है एक्सेप्शंस लगाए गए कि स्त्री और बालकों के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं, SC ST OBC के लिए हम लोग प्रोविजंस बना सकते हैं अगर हम चाहें। ठीक है, तो राज्य को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 15(5) इंसर्ट किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उनको जो है रिजर्वेशन की बात की गई, यानी कि उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। तो गाइज़ आगे हम लोग बात करेंगे मंडल कमीशन के बारे में। तो आज बात करते हैं मंडल कमीशन की, क्योंकि आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं तो हमें मंडल कमीशन के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। तो मंडल कमीशन क्या है दोस्तों, ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में 1979 में। 1979 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द जनता पार्टी के द्वारा, यानी जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे मोरारजी देसाई जी थे, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट में अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने जो है इसको इस्टेब्लिश कराया था विद अ मैंडेट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। किस लिए ज़रूरत थी इन्वेस्टिगेशन की, कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी परिस्थितियों का, उनकी कंडीशंस का जो है पता लगाया जाए। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है इनके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। एंड सजेस्ट मेजर्स, ठीक है, और सजेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर एडवांसमेंट, कि किस तरह से उनका जो है एडवांसमेंट हो। ठीक है, किस तरह से उनका कल्याण किया जाए, किस तरह से उनको जो है उनके स्टेटस को रेज किया जाए। तो इट वॉज हेडेड बाय इंडियन पार्लियामेंट्रियन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसको हेड जो किया था
वो एक पार्लियामेंट्रियन थी भारत के, मतलब इंडियन पार्लियामेंट के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने इसको हेड किया था। ओके, 1980 में यानी कि 1980 में द कमीशंस रिपोर्ट अफर्म्ड एंड affirmative action practice under Indian law whereby member of lower caste known as other backward classes यानी कि OBC and scheduled caste and tribes were given exclusive access to a certain portion of government jobs, slots in government universities and recommended changes to these quotas increasing them by 27% to 49.5%। देखिए दोस्तों, 1980 में क्या हुआ, कमीशन की रिपोर्ट ने अफर्म किया और इनके जो अफर्मेटिव एक्शन प्रैक्टिस थी, इससे क्या हुआ, इंडियन लॉ में जो मेंबर थे लोअर कास्ट के, जिनको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के नाम से जानते हैं, और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के, तो उनको एक एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया गया टू अ सर्टेन पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि एक सर्टेन पोर्शन जो है गवर्नमेंट जॉब्स का उनको दिया गया और स्लॉट दिया गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और रिकमेंड किया गया कि जो ये हमारा जो रिजर्वेशन है यानी कि जो एक तरह से कोटा है, आरक्षण जो है, उसको चेंज किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए 27% से बढ़ाकर 49 to 49.5% पर। ठीक है, यानी कि इंक्रीज दैम बाय 27% टू 49.5%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इट वॉज आफ्टर 10 years in 1990, 10 साल बाद 1990 में दैट द वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिक्लेयर किया रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द ओबीसी, यानी कि ओबीसीज़ के लिए उन्होंने 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन डिक्लेयर किया। परसुएंट टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, रामनंदन कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो है रामनंदन कमेटी को जो है अपॉइंट किया गया, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्रीमी लेयर को, ओबीसी में क्रीमी लेयर में कौन लोग आ रहे हैं उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, इन्होंने जो था यानी कि ये जो रामनंदन कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1993 में, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन 1993। गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1993 में भी इस्टेब्लिश किया, किसके द्वारा, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो इट कंसीडर्स, ये क्या कंसीडर कर रहा था, इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कास्ट नोटिफाइड एज बैकवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जॉब रिजर्वेशन। यानी कि ये क्या कंसीडर कर रहा था, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, किससे, लिस्ट से, किसकी लिस्ट से, जो कास्ट नोटिफाइड लिस्ट की गई थी एज बैकवर्ड। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, जॉब्स रिजर्वेशन के पर्पज़ के लिए। तो गाइस देखिए मंडल कमीशन किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या इसके काम रहे, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है मंडल कमीशन के बारे में। आई थिंक आप लोगों के लिए इतना जानना इनफ होगा। सो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी समरी के बारे में कि आर्टिकल 15 इन शॉर्ट है क्या। सो गाइज आर्टिकल 15 के बारे में आज हमने सीखा है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी किसी के साथ भी किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15(1) हमें बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 हमें बताता है, यानी कि 15(2) हमें बताता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर, इनमें से किसी आधार पर, आगे सब क्लॉज दे रखे हैं, इनमें से किसी के आधार पे विभेद उसके साथ में नहीं किया जाएगा, उसको किसी निर्योग्यता, किसी भी निर्बंधन के अधीन नहीं समझा जाएगा। कहाँ पर जाने, किन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि किसी भी दुकान में जा रहे हैं, वो किसी सार्वजनिक स्थान में जा रहे हैं, भोजनालय में जा रहे हैं, कहीं पे होटल्स में जा रहे हैं, किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में, यानी कि कहीं सिनेमा में जा रहे हैं या पार्क वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पर या किसी तरह का कुआं है ना, नदियाँ हैं, स्नान घाट हैं, कहीं पर भी उसके साथ उसको जो है अयोग्य नहीं समझा जाएगा, निर्बंधन किसी तरह की रोक उस पर नहीं लगाई जाएगी। ये हमें 15(2) बताता है। 15(3) हमें बताता है एक्सेप्शन के बारे में, यानी कि जो हमने बात की है कि स्त्री और बालकों के संबंध में राज्य चाहे तो कोई कानून बना सकता है, यानी कि स्पेशल प्रोविजन उनके लिए बनाए जा सकते हैं। फिर हमने 15(4) के बारे में बात की थी। 15(4) हमें बता देता है
कि इस आर्टिकल की कोई बात, यानी आर्टिकल 15 की कोई बात या फिर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक या फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के संबंध में उनकी उन्नति के लिए SC ST जो हैं उनके लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। फिर हमारा 15.5 आया। 15.5 हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हुई कि इस तरह के जो हैं बनाए जा सकते हैं। तो फिर 15.6 जो है जोड़ा गया 2019 में 103 अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें जो है 10% आरक्षण की बात की गई, क्योंकि अभी तक यही चल रहा था कि भाई SC ST OBC को आरक्षण मिलता आ रहा है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो लोग भले ही किसी भी जाति में आ रहे हों, किसी भी मतलब कैटेगरी में आ रहे हों, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10% आरक्षण की बात जो है वो की गई, ठीक है। उसके अलग अलग ग्राउंड्स है कि किसको माना जाएगा, EWS की कैटेगरी में कौन आएगा, वो एक अलग बात है। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया मंडल कमीशन के बारे में, किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो गाइज़ आई होप कि ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।